अलकादर ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है, उस केस में पिछले दिनों बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। जबकि जो स्पेकुलेशन अब हो रही है वो ये है कि इस केस में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील में नहीं जा सकते। मेरे साथ इस वक्त माहिर कानून भी आप कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, ILF के इंसाफ लॉयर फोरम के वाइस प्रेसिडेंट है ज़ियाउल्लाह साहब। ज़ियाउल्लाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या अमल है और इस केस की बुनियाद क्या है। इन शॉर्ट वर्ड्स बता दीजिएगा। जी ज़रूर। देखिए, इस केस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जाके अंजाम होना है वही होना है जो इद्दत केस का हुआ था या जो साइफर केस का हुआ था। बाकी जहाँ तक बात है कि ये केस क्या था, ये केस बेसिकली था मैं समझता हूँ कि आपके नाजरीन को समझने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा। ब्रीफ इसलिए करना पड़ेगा कि वो बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है कि इसमें फॉरेन कंट्री में एक प्रॉपर्टी है जिसको परचेज़ किया जाता है, करने वाला कौन है और बेचने वाला कौन है वो नाम आपने ख़ास तौर पे याद रखने हैं। मलिक रियाज साहब की फैमिली ख़रीदती है, हसन नवाज साहब बेचते हैं, और उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल अमाउंट होती है उस टाइम पे 9 अरब, और मलिक रियाज साहब की फैमिली पे करती है हसन नवाज यानी नवाज शरीफ साहब के बेटे को 18 अरब। वहाँ पे जो क्राइम एजेंसी होती है या जो यूके अथॉरिटीज़ होती हैं उनको शक गुजरता है कि ये प्रॉपर्टी तो इतने की थी तो इसके इतने पैसे क्यों दिए गए, तो वो उस चीज़ की तहकीकात करना शुरू कर देती है। उस तहकीकात के दौरान वहाँ पे एक असूल है कि जो ही तहकीकात होती है तो उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। हाँ। कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का इशू तो नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है, कहीं कोई 2 नंबर तरीके से तो ये गेन नहीं किया गया, चीज़ ये होती है। तो वो उस दौरान तहकीकात चलती रहीं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद वो अकाउंट्स डीफ्रीज कर दिए गए। जो ही डीफ्रीज कर दिए गए उसके बाद मलिक रियाज की फैमिली ने अपने अकाउंट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी। अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई। इसमें मुझे ये बताएं, बीच में कोई तीसरा बंदा तो था नहीं। ये केस बनाने का असल मकसद ये था कि जो मुक़्तदर हल्के हैं या जो ताकतवर, एक चीज़ इसमें आप बता रहे हैं, इसमें खान साहब ने एक महफी एक लिफाफा जो है वो काबीना से साइन करवाया था, ये भी इसमें शामिल है। कैसा है? अमाउंट ट्रांसफ़र की डेट्स देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो तो उससे एक ट्रांजैक्शन पहले हुई है और एक खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद यानी 2022 में हुई है। तो इस तरह के मामलात को अगर आप रंग देते हैं, वो सिर्फ लिफाफे की हद तक जहाँ तक बात है ना काबीना से मंजूर कराने की, वो सिर्फ और सिर्फ इस हद तक केस अगर ये बनाना भी चाह रहे थे तो बनता था कि अख्तियारात से तजावुज़ का केस है। अख्तियारात से तजावुज़ के केस में आप 14 साल सज़ा तो नहीं देते। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब अमाउंट, इतनी बड़ी अमाउंट विदाउट एनी लिटिगेशन आपके मुल्क में आ रही है, उसको सराहने की बजाय, ओ भाई आप याद होगा इरफान कादिर साहब इनके लीगल हेड भी बने हुए थे, PDM 1 की हुकूमत में भी और PDM 2 के भी हुई है। आज़म नज़ीर तारा और इरफान कादिर और ये ग्रुप जो बेसिकली काम कर रहा है इस तरह की हर नेगेटिविटी के पीछे वही होते हैं। तो उनका तलत हुसैन के साथ रिकॉर्ड पे है बयान, वीडियो बयान है, उनके प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि भाई वो आनी थी स्टेट के अकाउंट में, वो आ गई सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। ओ भाई अक्ल के अंधों को भी समझ आ रही है कि उसी अकाउंट से उसी अकाउंट में डाल लो। ऐसे PTI लॉयर आप ये बात कर रहे हैं, आप जाहिर बात है कि आप अपनी पार्टी की हद तक बात कर रहे हैं, आप पॉलिसी से हट के बात नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ मैंने पहले भी जिक्र किया, इसमें आप ये चीज़ आप क्यों छोड़ रहे हैं कि उस वक्त सिंध में एक सोसाइटी की वजह से मलिक रियाज को 460 अरब को जुर्माना किया, वही पैसे जो बरतानिया में अकाउंट मुंजमद किए गए तो वहाँ से पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भेजने थे वही पैसे, और यहाँ से जो महफी लिफाफा था जो काबीना ने बग़ैर पूछे उसको आपके सवाल की मुझे समझ आ गई है। मैं आपको जवाब दे दूँ कि वो जो जिस मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं कि उसकी अमाउंट ये वो, तो वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन पे जुर्माना किया था ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में उन्होंने जुर्माना अपना जमा कराना था। वो जुर्माना उससे कई दिन पहले से जमा होना शुरू हो गया था।
मलिक रियाज साहब ने करा दिया था। आज जो अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यानी काजी फायज ईसा साहब ने सिंध हुकूमत को वापस की है, उसमें ये लिख दिया है कि ये अमाउंट उस जुर्माने की मद में नहीं होगी शामिल, यानी उसमें कंसीडर नहीं होगी, ये इसके अलावा की स्टेट की अमाउंट है। और भाई आप ज़रा NCA का वो जो जजमेंट है या जो रिकॉर्ड है, आपकी औकात हैसियत तो तब समझ आ गई थी कि आप यही जजमेंट देख लें, इसको पढ़ लें, इसमें वाज़े वाज़े लिखा हुआ है कि हमने UK अथॉरिटीज़ को लिखा है कि इसका रिकॉर्ड हमें वापस भेजें, और वो स्टिल अवेटेड है ब्रैकेट में डाल के ना उन्होंने लफ्ज़ लिखा हुआ है कि स्टिल अवेटेड, जज साहब ने लिखा हुआ है। ओ भाई, जिस रिकॉर्ड की बुनियाद पे, जिन शवाहिद की बुनियाद पे आप सज़ा देने जा रहे हैं वो अभी तक आपके पास आया नहीं है, और आप अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ जुर्म भी हो गया है, सज़ा भी मिलनी चाहिए। अक्ल से काम लेना चाहिए। अब मुस्तकबिल क्या है केस के हवाले से? आप कहाँ पर देखिए, चैलेंज कर रहे हैं? हाई कोर्ट चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज? नैब कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया 14 साल इमरान खान साहब को, 7 साल बुशरा बीबी को, 10 लाख रुपए जुर्माना किया है इमरान खान को और 5 लाख जुर्माना किया है बुशरा बीबी को। इतनी फीस तो हम जैसे वकील एक नॉर्मल केस की फीस ले लेते हैं। आप इल्ज़ाम लगाते थे 80 अरब, 70 अरब, 60 अरब और अरबों का करप्शन हुई, अरबों का घपला हुआ है। एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ उस जजमेंट में कि इमरान खान ने कोई 10 रुपए की भी करप्शन की है या बुशरा बीबी ने कोई 10 रुपए की करप्शन की है। बुशरा बीबी के हवाले से तो वाज़े लिखा हुआ है, एक पूरा जुमला है कि मुआवनत की बुनियाद पे हम सज़ा दे रहे हैं। इस केस में मुआवनत की अक्ल होनी चाहिए ना। आप देखें कि इस केस में जहाँ पे करप्शन भी ना साबित हुई हो, उस तरह के केस में जब आप कन्विक्शन कर देते हैं तो ये नैब कोर्ट की कन्विक्शन के बाद फिर हाई कोर्ट में अपील जाया करती है। नैब कोर्ट है इस्लामाबाद की ने फैसला किया तो इसकी रेमेडी बनती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। नैब की जो कन्विक्शन अपील होगी उसको 2 रुकनी बेंच सुना करता है। 2 रुकनी बेंच सुनेगा और उसमें फैसला करेगा। उसमें होता ये है कि आप नैब लॉज के तहत और CRPC के सेक्शंस के तहत उसमें जाके आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी फाइल करते हैं। ये सिर्फ अपील नहीं होगी, एक अपील होती है, एक होती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। अपील के साथ हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन भी जमा कराएंगे और इंशाअल्लाह हम कल जमा कराने जा रहे हैं। आज वकालतनामे सिग्नेचर हो गए। जिस दिन ये ऑर्डर हुआ था हमने उसी दिन वकालतनामे जेल अथॉरिटीज़ को दे दिए थे कि मेहरबानी करें हमें सिग्नेचर करा दे ताकि हम जाके अपील फाइल कर सकें। इस दौरान उन्होंने तो लाल से काम लिया, लेकिन अब इंशाअल्लाह कल हम इसको फाइल करने जा रहे हैं। इसमें कुछ स्पेकुलेशन है, ये तो कंफर्म हो गया कि आप कल जा रहे फाइल करें। कुछ स्पेकुलेशन ये है कि 14 साल कैद में आप चैलेंज नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, 2 साल बाद आप कर सकते। ये तो बचगाना बात हुई। हर फैसला यानी जजमेंट हो या ऑर्डर हो उसके हायर फोरम में चैलेंज किया जा सकता है। जब चैलेंज किया जा सकता है उसके लिए फिर फोरम्स होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं कि इसको आप यानी इलेक्शन कमीशन अगर कोई फैसला करता है तो उसके अगेंस्ट आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इसी तरह नैब कोर्ट अगर कोई या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई फैसला करती है तो उसके अगेंस्ट आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना होता है। हाई कोर्ट में ये केस यूँ ही दाखिल होगा तो इंशाअल्लाह कल अगर हम जमा करा देते हैं विदाउट ऑब्जेक्शन हम कोशिश करेंगे जमा करें। लेकिन आज भी ताकतवर हलकों की जो लेगेसी है वो यहाँ बैठी हुई है और उस पे काबिज है, मैं समझता हूँ हाई कोर्ट पे आज की तारीख में भी, और उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाने हैं। हम उनसे ये इल्तिजा करेंगे कि ठीक है अगर आपने ऑब्जेक्शन भी लगाने हैं, जो होना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये ना कहिएगा कि मुझे कहीं से कोई गैब का इल्म है। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाने हैं, हमने उनसे इस्तदा करनी है कि ऑब्जेक्शन के साथ आप कोर्ट में आर्गूमेंट्स के लिए या बहस के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर करेंगे। डेफिनेटली अपील के साथ मुतफर्रिक दरख्वास्त भी होती है, तो वो फिक्स कर दें, एतराज़ात के साथ फिक्स की जाएगी। 2 रुकनी बेंच बैठेगा, वो फैसला कर देगा और उसी टाइम ऑब्जेक्शन ख़त्म कर देगा और उससे अगले दिन के लिए वो केस फिक्स हो जाएगा और नोटिस हो जाएंगे स्टेट को। उसमें के मैक्सिमम भी दूसरी पेशी में ये केस के जो मैं समझता हूँ जो सज़ाएं हैं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो हमारी फ़ाइल हुई होगी वो सज़ाएं दूसरी पेशी में मुअत्तल हो जाएंगी अगर ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छी तो नहीं है तारीख हमारी,
अदालती जो तारीख है, लेकिन हम इनको बुरा भी नहीं कहते, उम्मीद इसलिए है। कि उम्मीद है। तो वो डिले टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली सरकारी वकील जो है ना वो रोड़े अटकाते हैं। तो दूसरी पेशी में आपको नज़र आएगा कि ये तमाम के तमाम जितने भी इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं, जितने भी सज़ाएं दी गई हैं, उसमें जुर्माना भी ख़त्म हो जाएगा, उसमें 10 साल की नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, उसमें सज़ा पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सज़ा भी मुअत्तल हो जाएगी। इसके बाद फिर ये अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ना सुने तो एक और रेमेडी भी होती है हाई कोर्ट के पास कि वो डायरेक्ट अपील भी सुन सकते हैं। ठीक है, हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को भी इसके साथ ही डिसाइड कर लेंगे, तो वो फिर रोज़ाना की बुनियाद पे या वीकली बुनियादों पे वो केस चलना शुरू हो जाता है। तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा है कि चंद दिनों के अंदर अंदर ही सारा केस रद्दी की टोकरी में चली जाएगा और इमरान खान साहब इंशाल्लाह सुरखरू होकर बरी होकर बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया। जो 190 मिलियन पाउंड केस है आम हलकों में, उसको अलकादिर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है। अलकादिर ट्रस्ट केस वो लोग कहते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, जबकि हुकूमत से वाबस्ता लोग 190 मिलियन पाउंड केस कहते हैं। माजरत के साथ एक चीज़ सिर्फ देख लें, अलकादिर के मकासद क्या थे, लोगों को ये जहन में रखना चाहिए, आपके नाजरीन को ये सोचना चाहिए। तो ये है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या परसों अब जो वकालतनामे हैं वो जो अडियाला जेल में 3 वकील उसमें खान साहब की जानिब से पेश होंगे और वकालतनामों के ऊपर बाकायदा दस्तखत कर दिए गए हैं। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लायर टीम है वो हाई कोर्ट में एक दफ़ा फिर जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें अपील दायर करने जा रही है।